जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अपनी देव अकेडमी पर। साथियों, आज अपनी यूपी पुलिस की तीसरी क्लास है। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं, सीधे प्रश्न करते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न। देखिए लिखा है 49 की पावर 15 माइनस 1 का भाजक बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या इसको काट सकती है। आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जब कभी भी लिखा हो x की पावर a माइनस n, a की पावर x की पावर n माइनस a की पावर n, यानी घात समान हो जो भी हो घात, तो वो हमारी कट जाती है संख्या x माइनस ए से क्या होती है, विभाजित हो जाती है। किससे कट जाती है? x माइनस ए से कट जाती है। तो x के स्थान पे पहली संख्या 49 हो गई, a के स्थान पे 1 हो गई। तो आपको करना क्या है, 49 में से 1 को क्या कर देना है, घटा देना है। कितना आ गया? 48। 48 से ये पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। पर ऑप्शन में 48 नहीं है, तब हम कौन सा ऑप्शन दें? तो अब आप देखो इस 48 को ऑप्शन में से कौन सी संख्या काट दे रही है, तो कौन सी काट दे रही है? 8। 8 48 का गुणज है, ये पूरी की पूरी संख्या भी 48 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है साथी, समझ गए? तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है दूसरा प्रश्न। चलिएगा दूसरा प्रश्न लिखा है, यदि अंडर रूट के अंदर x प्लस 27/169 बराबर 1 प्लस x अपान 13, तब x का मान बताएं। मतलब इसको हल करें तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो वही x का मान पूछा है, x का मान क्या रख देंगे कि समान आ जाएगा। तो चलिए आपको सिखाते हैं, इसमें कुछ करना नहीं, एकदम सिंपल सा प्रश्न है। आपको करना क्या है, इसको पहले 169 का 1 से गुणा करोगे 169 और 27 जोड़ दीजिए। जब आप 27 जोड़ोगे इसमें तो 196 आ जाएगा। 169 में 27 जोड़ोगे कितना होगा? 196 और बटे 169 हो गया भैया। रूट के अंदर है, रूट के अंदर है, इसका आप वर्गमूल निकाल लो। पहले कितना आ गया? 14 और इधर कितना आ गया? 13 आ गया। सिंपल सी चीज है, 14 और इधर 13। अब बराबर इधर क्या था? x था। अब आपको करना क्या है, ये जो 14/13 आया है, इधर भी 14/13 आ जाए तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो x का मान क्या रखते हैं? अगर आप 1 रखते हो तो 13 कम 13, 13 1 14, 14/13 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी x बराबर हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। x बराबर हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। अच्छा चलो, कुछ कहें कि सर ऐसे नहीं समझ में आया, इसका पूरा कंप्लीट बताइए। तो चलो, इसका वर्गमूल निकाला 14/13 हुआ और इसको हम ऐसे पहले एक बार लिख लिए थे, ठीक है। अब दोबारा जब किए तो इसे एक को इधर पक्षांतर कर देते हैं, एक को इधर लाए तो उधर प्लस में था, स्थान परिवर्तन होने पर चिन्ह भी परिवर्तित हो जाता है। बराबर x/13 हो गया, x/13 हो गया। देखो 13 1 कम 13 और 14 में से 13 गए कितना बचा? 1 और बटे 13 बराबर x/13। हाँ, नीचे से नीचे बराबर है तो काट दिया। x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो हमारा यहाँ से भी ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, चलिएगा दोस्त तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। समझते चलिएगा, जहां ना समझ में आए बताइएगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने। चलिए दोस्त, भिन्न का प्रश्न है। लिखा है आपके सामने 4.2222 के समतुल्य भिन्न क्या होगा। अब आपको दोस्त इस प्रश्न को आपको 2-3 तरीके हैं लगाने के, कैसे भी लगा। सबसे पहले देखो, ये डॉट डॉट का मतलब हुआ कि अशांत भिन्न है और सेम नंबर रिपीट हो रहा। ये प्रश्न ऐसा भी तो लिखा जा सकता था 4.2 के ऊपर बार, 4.2 के ऊपर बार। ठीक है, जितनी संख्याएं रिपीट होती हैं उतनी संख्याओं के ऊपर क्या लगा दिया जाता है? बार लगा दिया जाता है। बस अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको दशमलव के पहले वाली संख्या को प्लस कर देना है, बस 4 प्लस। अब इसको आप ऐसे 0.2 के ऊपर बार लगा के लिख सकते हो। और आपको बताए थे कि जितनी संख्या पे बार लगा होता उतनी बार नीचे 9 लिखा जाता है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 4 + 2/9 हल कर दो भैया। 9 चौके 36 और 36 2 38, 38/9। कोई ऑप्शन है 38/9? बी फॉर बॉय, बी फॉर बच्चा वाला ऑप्शन है 38/9। 38/9 इस प्रश्न का आंसर हो गया। सरल था प्रश्न, समझो फिर से एक बार। 4.22 के ऊपर लिखा था तो उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 4.2 के ऊपर बार। बार उन्हीं संख्याओं पे लगता है जो संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, तो इसको आप दशमलव के पहली वाली संख्या को हम प्लस लगा के लिख सकते हैं, प्लस लगा के लिख सकते हैं। लिख दिया प्लस लगा के, उसके बाद बार को दशमलव को हटाया
और जितनी संख्या पे बार लगा होता है उतनी बार हम नीचे 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 38/9। अच्छा सर इसका कोई और तरीका? बिल्कुल है। कुछ लोग कहेंगे सर आप एक दूसरे तरीके से भी बताएं, इस तरीके से नहीं। तो इसका जो सेकंड तरीका है जरा आप देख लो, इसको भी ध्यान देना। कितना लिखा था? 4.2 के ऊपर बार। हमने आपको एक तरीका और बताया था कि जितनी संख्या लिखी है सबसे पहले आप वो संख्या लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जितनी संख्या लिखी गई है चाहे जितना बड़ा अंक हो सबको आप लिख लीजिएगा, और उसमें से माइनस करना होता है जो बार से छूटा होता है। बार से क्या छूटा है? 4, इसको माइनस कर दें अपान जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है लगा दीजिए बस। 42 में से 4 गए कितना बचा? 38। 38/9 आपका आंसर होगा। ये भी तरीका आपको बताए थे कि जितनी भी संख्या लिखी हो बार वार दशमलव के पहले आगे पीछे सबको बार सहित मिला के लिख लेते हैं। बार से जितना छूटा हो उसको माइनस कर देते हैं और नीचे जितने अंकों पर बार लगा उतनी बार नीचे 9 लिख देते हैं। समझ गए? तो 42 में से 4 गए 38, 38/9। ये था आपका तीसरा प्रश्न। चलिएगा चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिएगा, लिखा है आपके सामने अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 लिखा है x बराबर 2 की घात 3, 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 की घात 3। y बराबर इसी तरह से लिखा है और z बराबर भी लिखा है। आपसे पूछा है कि इन संख्याओं का क्या बताना है? आपको मासा बताना है। तो मासा आपको इस तरीके का भी पढ़ाए हैं कि जब कभी भी घात में पूछ ले मासा तो मासा छोटी वाली घात दीजिएगा उत्तर और लासा बड़ी वाली घात। जैसे अब अगर इसका हमें मासा निकालना है तो पहले 2 पे कंपेयर करो। देखो 2 में 2 की घात 4 जेड में है, यहाँ 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 है, तो इसका मासा वही होगा, मासा 2 की घात 2 होगा। हम मासा में वही संख्या लेते हैं जो सब में कॉमन हो। तो 2 की घात 2 इधर भी है, 2 की घात 2 इधर है, 2 की घात 2 इधर है, तो मासा में 2 की घात 2 हो गया इंटू, अब 3 पे आ जाते हैं, यहाँ 3 की घात 1, 3 की घात 3, 3 की घात 2, तो सबसे छोटी घात तो क्या लेंगे? 3 की घात 1 कॉमन लें। ठीक है, और इसी तरह से 5 में आ जाओ, 5 की घात क्या लेंगे? 1 लेंगे, क्योंकि 3 2 1 में 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से 7 में भी 7 की घात 3, 7 की घात 2, 7 की घात 1 में क्या लेंगे? 7 की घात 1 लेंगे। अब घात 1 का मतलब वही संख्या होती है। और देखो यहाँ पे अब ये ऑप्शन में नहीं है, गुणा करके लिखा गया, यानी अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करके लिखना ही पड़ेगा। देखो 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4, 4 का गुणा 3 से किया, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 आ गया, और 60 का गुणा 7 से कर दो, 6 सते 42, कितना आ गया? 420 आ गया। इसका मासा कितना होगा? 420। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्लियर भाई? स्पीड में करते चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके पास अब समय कम बचा है। तो आजकल ध्यान दीजिएगा, रिश्ते भी बड़े मतलबी बनने लगे हैं। रिश्ते भी आपसे वही बनाएंगे आप जब तक मतलब रहेगा, मतलब खत्म आपसे रिश्ता भी तोड़ देंगे। तो साथियों केवल और केवल इस समय अपने पर टाइम दीजिए, दूसरे पर नहीं। ठीक है, दूसरे पर मत दीजिए, बिल्कुल भी मत दीजिए, कितना भी कोई खास हो। एक है जैसे कहते हैं, कोई कितना भी खास हो जरा संभल के, कोई कितना भी खास हो जरा संभल के। आजकल रिश्ते भी चलते हैं मतलब से, आजकल रिश्ते भी चलते हैं मतलब से। ठीक है, चलिए दोस्त, पांचवा प्रश्न लिखा है, एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन से बढ़ जाता है। 3 से क्या होता है? 3 रन बढ़ जाता है। तो उसका 13 पारियों के बाद का औसत ज्ञात कीजिए। 13 पारियों के बाद का औसत ज्ञात कीजिए। चलो भाई आओ, इसके 2 तरीके हैं। आपको मैं एकदम सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे आप बेसिक भी बता दूं कहिए तो, और ट्रिक भी बता देता हूं। ट्रिक से आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा, जल्दी से आ जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा गड़बड़वाइएगा नहीं। ठीक है, चलिए आ जाइए प्रश्न की तरफ। देखिएगा, एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 से बढ़ जाता है, तो उसका 13 पारियों के बाद का औसत बताओ। चलो भाई, जितनी भी पारियों का पूछा है, आप सबसे पहले देखो उसकी आखिरी पारी में कितना रन बना है। 96 रन बना है, लिख लीजिएगा कितना पारी? 96 रन बना है। ठीक है, बस आपको इसमें एक काम और करना है। 13 पारी से पहले 12 पारी खेला होगा,
तो अब आपको एक काम करना है, यहाँ पे 12वीं पारी तक का, 12वीं पारी के बाद का अगर हमें औसत निकालना है तो इसमें 13 का 3 से गुणा करके माइनस कर दीजिएगा। 13 दिया 39 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 12वीं पारी के बाद का औसत। घटा दो इसको, 57, 16 में से 9 गए 7 और यहाँ बचा 8 में से 3 गए 5, 57 आ गया। ये कब का आ गया, 12 पारी के बाद। लेकिन आपसे कब का पूछा है, 13 पारी के बाद का। तो औसत 3 बढ़ रहा है कि घट रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो 3 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 60 आ गया, 60 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 60 आ गया। अच्छा, इसका एक तरीका और हम आपको बता देते हैं, सिंपल सा और एक तरीका है, गजब का है, एकदम सिंपल में है, इससे भी आसान है। लास्ट में आपको क्या करना है, लिखना कितना है, जो आखिरी पारी में रन बना 96 रन, कब बना है, 13 पारी खेलने के बाद, 13वीं पारी में बनाया। और आपसे पूछा 13वीं पारी के बाद का औसत, 13वीं पारी के बाद का औसत। तो 13 पारी खेलने से पहले क्या पारी खेला होगा, 12, और 12 का 3 से इसमें कर दीजिए गुणा, 12 तिहाई 36, और इसी को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 0 और 6 कितना आ गया, 60 आ गया। तो 13 पारी के बाद का औसत कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। 25 और, चलिए 6वां प्रश्न है, 25 और 225 का मध्यानुपाती बताइएगा, क्या होगा, 25 और 225 का मध्यानुपाती। तो आप अनुपात में प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, द्वितीय, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती पढ़ें। तो मध्यानुपाती जब कभी भी आपसे पूछेगा तो जो संख्याएं दी गई हैं उनका रूट निकाल लिया जाता है, यानी वर्गमूल। तो पहली संख्या क्या है, 25 है, और दूसरी संख्या 225 है, इन्हीं का क्या करना है, आपको रूट निकाल लेना है। तो 25 का वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा, 5 आएगा, और 225 का वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा, 15 आएगा, और 15 का 5 से गुणा कर दीजिए, तो 15 पचे 75, तो मध्यानुपाती कितना आ गया, 75 आ गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मध्यानुपाती का आपको बताए थे कि फार्मूला ए बी के होता है, रूट के अंदर जो दोनों संख्याएं दी गई हैं उन्हीं का रूट निकाल लीजिए मध्यानुपाती में। ठीक है, क्लियर। चलिएगा आगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 7। चलिए 7वां प्रश्न लिखा है, ए और बी की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 13:20 होगा, तब बी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लगाते हैं, सीधे आ जाइए। देखो जल्दी से जल्दी लगाइएगा क्योंकि समय कम बचा है। ठीक है, समय अपने पास कम है, 23 से एग्जाम है, 10 दिन गिन के मानिएगा, बीच में एक संडे पड़ जाएगा, रक्षाबंधन पड़ जाएगा, तो आप उसमें बिजी हो जाओगे, पढ़ाई वढ़ाई कम करोगे। ठीक है, और थोड़ा इधर उधर घूमना उमना बंद कर दीजिए, थोड़ा 10 दिन कंसंट्रेट कर लीजिए, पेपर हो जाए, फिर उसके बाद जो इच्छा करे वो करिए। क्योंकि जब आपके जेब में पैसा होगा तब आपसे सब दोस्ती भी रखेंगे, मतलब भी रखेंगे। ठीक है, नहीं होगा तो कोई नहीं रखेगा। बार बार बताते हैं, हम डेली बताते हैं कि आजकल सब रिश्ते मतलब के। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। आयु वाले प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान आयु लिखो। ए है और बी है, ये दो व्यक्ति हैं, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:5, 3:5। अब इसके बाद देखिए, पहले का दिया गया है कि बाद का दिया गया है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 है, कोई बात नहीं, आ जाओ 5 साल के बाद का बस। अब देखो मेरे भाई, इनका अंतर क्या सेम आ रहा है, अंतर लीजिए जरा, 3 और 13 का अंतर 10, 5 और 15 का अंतर 20, कितना है, 5 और 20 का अंतर 15 आ गया। नहीं बन रहा है, तो जब सेम अंतर नहीं आता है तो हम एक दूसरे के अंतर से एक दूसरे में गुणा करते हैं। जैसे इन दोनों के अंतर से पहले वाले वर्तमान के अंतर 3 और 5 के अंतर से दूसरे में गुणा कर देंगे, और पहले दूसरे वाले के अंतर से पहले वाले में गुणा कर देंगे, करके अब नया अनुपात बनाते हैं। 7 त्रिका 21 और 7 पछे 35, और इधर से 13 दूना 26 और 20 दूना 40। अब अंतर हमारा सेम आ जाएगा, अब अंतर हमारा क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। देखो 21 और 26 का अंतर कितना है, 5 यूनिट का अंतर आया,
35 और 40 का अंतर कितने यूनिट का है? 5 यूनिट। और ये 5 यूनिट का अंतर कब आएगा? 5 वर्ष के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर 1 वर्ष, 1 यूनिट बराबर 1 वर्ष। तो किसका पूछा था? B की वर्तमान आयु। B का अनुपात कितना आया? 35 यूनिट आया। तो 35 का 15 से गुणा कर लो, तो 35 एक कम 35। तो B की वर्तमान उम्र कितनी हो गई? 35 वर्ष हो गई। ये तो है इसका रेशियो मेथड। अच्छा, ये तो इसका रेशियो मेथड है। अच्छा, बेसिक से मान लो ये किसी के कम समझ में आता है, कहते हैं सर बेसिक बता दीजिए। बेसिक में आपको करना क्या होगा, जरा आ जाओ इधर देखो। जो वर्तमान आयु का अनुपात है इसको लगा दो x के साथ। पहली उम्र हो गई 3x और दूसरे की हो गई 5x। कितने साल के बाद कहा है? 5 साल। अब 5 साल बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? जोड़ दो दोनों में 5 को, ठीक है। उसके बाद उसका अनुपात कितना बना है? 13:20। अब इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। x की जो वैल्यू आएगी, b का पूछा तो 5x में गुणा कर दीजिएगा, आपका निकल के आ जाएगा b की उम्र आ जाएगी। a का पूछेगा तो 3x में, b का पूछेगा तो 5x में गुणा कर दीजिए, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ आ जाएंगे, देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। लिखा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक हैं, तो दो संख्याओं का अनुपात बताना है। अब इसमें कौन सी दो? वही जो ज्यादा है, तीसरी से जो ज्यादा है 10% और 25%, तो उन्हीं का अनुपात बताना है। तो आप देखो क्या करना है। 3 संख्याएं आपके सामने ले लो भाई, 3 संख्याएं A, B और C, ठीक है। 2 संख्याएं, इसमें से आप किसी को भी तीसरी मान सकते हो। पहली इसको मान सकते हो, इसको मान सकते हो, इसको, आपकी इच्छा है। चलिए 2 संख्याएं जो थी तीसरी से क्रम से, तो जो तीसरी संख्या मान लेते हैं C तीसरी संख्या है, इसको हम 100% मान लिए। इससे पहली वाली 10% ज्यादा है, तो अगर 10% ज्यादा थी कितनी होगी? 110 हो जाएगी। 110। 100 पर कोई भी ज्यादा होगा तो 10 ज्यादा होगा तो 10 जोड़ देंगे। जितना भी ज्यादा होता 100 में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली संख्या क्या है? दूसरी वाली 25% ज्यादा है, तो कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। बन गई तीनों संख्याएं। तीसरी संख्या 100, दूसरी 125, पहली 110। तो आपसे पूछा था अनुपात किसका? 2 संख्याओं का, यानी इन दोनों संख्याओं का अनुपात। तो इसको काट दो, 22 पंचे 110 होगा और 25 पंचे 125 होगा। तो 22 अनुपाते क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ गए दोस्त? प्रतिशत का प्रश्न है, लेकिन एकदम सिंपल सा प्रश्न है। तो किसी शिफ्ट में हार्ड हो गए, किसी शिफ्ट में बहुत हार्ड पेपर भी नहीं आने वाला है। एकदम आराम से इत्मीनान से पढ़िएगा। डेली के जितने भी करा रहे हैं आप उसको कर लीजिएगा, आपका पेपर में बहुत फायदा देगा, और इससे बाहर तो प्रश्न नहीं आने वाले। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न लिखा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में हानि प्रतिशत। जाहिर सी। अब आइए इसको आप कैसे करोगे, बताते हैं आपको तरीका। कितने वस्तुओं का क्रय मूल्य? 20 वस्तुओं का CP बराबर 25 वस्तुओं के SP के बराबर है। जितने में हम 20 वस्तु खरीदे थे उतने में ही 25 वस्तु को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। समझ गए? तो अब आप इसका रेशियो बना लीजिए, 5 × 25, 5 × 4 = 20 बना लीजिए। CP/SP बराबर आ जाएगा आपका 5 इधर बचा और नीचे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। देखो जो जिसके साथ वैल्यू है उसका उल्टा अनुपात में बनता है। SP के साथ 5 था तो CP की वैल्यू हो गई, CP के साथ 4 था तो SP हो गई। यानी कहने का मतलब है सामान अगर हम 5 रुपये में खरीद रहे हैं और 4 रुपये में बेच रहे हैं, तो मुझे कितने की हानि हो रही? 1 रुपये की हानि हो रही। कितने रुपए की? 1 रुपये की हानि हो रही। तो आपको लॉस परसेंटेज निकालना बताए थे, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, निकालना बताए थे कि जितने का भी लाभ या हानि होगा उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे हमेशा क्या लिखा जाता है? क्रय मूल्य। लाभ या हानि जो चेक किया जाता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही चेक किया जाता है। तो नीचे 5 आ गया इंटू 100 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो। 20 से कम 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 20%। 20% की क्या आ गई? हमें हानि आ गई। 20% की हमें क्या मिल गई भैया? हानि मिल गई। समझ गए? 20% की क्या मिल गई? हानि मिल गई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा मान लो कुछ लोग कहते सर इसको बराबर ना करें तो कैसे करेंगे? अब एक चीज को ध्यान रखना, खरीदे कितनी वस्तु खरीदे हैं? 20 वस्तु। बेच कितना रहे हैं? 25 वस्तु।
कहने का मतलब अगर 1 रुपया में हमें 20 टॉफी मिली है और हमें 1 रुपया में 25 टॉफी बेचना पड़ रहा है, तब मेरा पैसा 1 रुपया निकल के आ रहा है, तो 5 ज़्यादा बेचना पड़ रहा है, जो घर में रखे उसको भी देना पड़ रहा है, तो 5 का नुकसान हुआ। इधर देखिएगा कितने का नुकसान हुआ, 5 का नुकसान हुआ। अब मेरा पैसा कितनी टॉफी बेचने पर निकला था, जो 1 रुपया लगाए थे, 20 टॉफी की 25 बेचने पे निकला ना, तो वो हमारा क्रय मूल्य बन गया 25 अब गुणे 100। यहाँ से भी आप कर सकते हो 25 चौके 100 और 4 पंचे 20%, कितना आ गया 4 पंचे 20%। समझ गए भाई, इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। आपको फिर इस प्रश्न में देखना होगा, अगर अनुपात नहीं बनाना है तो देखना होगा कि कितना सामान बेचने पर वस्तु हमारा जो पैसा लगा है वो निकल के आ रहा है। फिर यहाँ पे आप 1 रुपया 2 रुपया मान लेना अपना, ठीक है। अब यही अगर उल्टा हो जाता, जैसे कह देता कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, जैसे यही प्रश्न उल्टा कर देता आपका, देखिएगा जैसे कह देता 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप यहाँ से रेशियो बना लेते। तो रेशियो हमारा अगर रेशियो से बनाते तो रेशियो हमारा क्या हो जाता, उल्टा हो जाता कि नहीं, 4/5 आ जाता है। 4/5 यानी 4 का खरीदा 5 का बेचा, 1 का लाभ हुआ, 1/4 गुणे 100 25% का, ठीक है, 25% का लाभ हुआ। समझ गए दोस्त। इसी तरह से अगर उल्टा हो जाता तो ये कर लेते, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10। चलिएगा दोस्त देखिएगा अगला प्रश्न है, लिखा है 5040 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 40% छूट दे कर बेची जाती है, यदि विक्रेता को फिर भी 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य। और आप इस प्रश्न को जितना इम्पोर्टेंट हो सके डाल लो, इस टाइप का एक प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, इसको आप कैसे लगाओगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको एक तरीका हम सिंपल से बताते हैं। जब कभी भी आपसे क्रय मूल्य पूछे, छूट भी दिया गया है, लाभ परसेंटेज भी दिया गया है, अंकित मूल्य दिया गया है। अब ध्यान देना, अंकित मूल्य या क्रय मूल्य में से कोई एक मूल्य पूछेगा, छूट परसेंटेज या लाभ परसेंटेज दिया होगा, तो आपको लिखना है MP/CP। MP/CP, MP का मतलब अंकित मूल्य और CP का मतलब होगा क्रय मूल्य, ठीक है। MP/CP बराबर ऊपर 100% प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और नीचे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। बस ये पीछे से ही आके शॉर्ट में बना है, अब इसी पर आप वैल्यू रख लीजिएगा, आपका आ जाएगा एकदम सिंपल सा। याद रखना MP/CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट, नीचे 100 माइनस डिस्काउंट। आप जानते हो अंकित मूल्य बड़ा होता है वैसे भी, तो ऊपर बड़ी लिखना है। अगर भूल जाते हो अंकित मूल्य ऊपर लिखोगे तो ऊपर बड़ी और क्रय मूल्य नीचे छोटा, तो नीचे छोटा आएगा। देखो जैसे 50/40/CP बराबर 100 में 20 जोड़ दें, कितने का लाभ हुआ, 20 का 100 में जोड़ दो तो 120 हो गया। नीचे 100 में 40 को डिस्काउंट का मतलब छूट होता, घटा दो तो कितना आ गया, 60 आ गया। हल कर दीजिए, 60 दूना 120 और 2 से इसको काटोगे, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10 20, कितना आ गया, 25/20 आ गया। तो CP कितना आ गया हमारा, 25/20 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ गए भैया। इसका आप बेसिक से भी लगा सकते थे, अनुपात से भी लगा सकते थे, कई सारे तरीके थे, लेकिन सबसे सरल तरीका आपको यही है कि इस पर रखो, याद रखना, और इससे एक प्रश्न बनने वाला है पेपर में, क्योंकि पुलिस के किसी भी शिफ्ट में रखा रहेगा। रेलवे वाले तो बेधड़क सोचो, बेधड़क रहो कि आएगा ही आएगा, रेलवे में कोई सोचने वाली ही बात नहीं, लेकिन यूपी पुलिस में भी इस प्रश्न रहेगा। चलिएगा आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए 12वां प्रश्न है, लिखा है 1500 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 2175 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तब नई धनराशि कितनी हो जाएगी। यानी वो 1500 रुपये, अब ब्याज की दर नहीं बढ़ा दी जाए तो कितना रुपये बन जाएगा। चलिए दोस्त इस प्रश्न को करते हैं, और जैसा आपसे वादा किए थे ना, वादे के मुताबिक पूरी क्लास दे रहे हैं। डेली कहे थे, डेली आपको मिल रही है क्लास। अब ये थोड़ी ना है कि वादा करो और मुँह पर जाओ, ठीक है। तो वादा किए हैं तो पूरा तो करेंगे, चाहे जैसे करेंगे, ठीक। हाँ बीच बीच में कभी हो गई, कल समस्या हो गई, जैसे क्या हुआ था, कल कोचिंग में काम था इसलिए क्लास नहीं मिल पाई, लेकिन और चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे जो आए, आपको डेली क्लास रिकॉर्डेड मिलने वाली है, तो पेपर तक का मिलेगी। वादा है तो वादा निभाएंगे जब तक है, ठीक है। नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, अगर इस दुनिया में है तो आपको क्लास देंगे। चलिएगा आगे,
लिखिएगा। प्रश्न को लगाने का तरीका था कि आप पहले इसका रेट यहाँ से 3% बढ़ाई जा रही है, तो उससे पहले हम इसकी पहले रेट निकालते, फिर करते, तो प्रश्न क्या हो जाता, लंबा लग जाता। हमें कोई ज़रूरत नहीं। अब हमें पकड़ो कितना परसेंट बढ़ी गई है रेट, 3% बढ़ी है, और ये बढ़ा के हम कै साल तक देंगे, कितने साल तक देंगे, 3 साल तक। तो हमें ब्याज कितना देना पड़ेगा, 9% अतिरिक्त देना पड़ेगा। पहले मूल राशि कितनी थी, 15। अब निकाल लो कितना अतिरिक्त रुपया में ब्याज देना पड़ेगा। और ये मूलधन 100% की वैल्यू होती कि नहीं, 100% बराबर 1500, तो 1% बराबर 15 आ गया। अब 9% ज़्यादा देना, कितना ज़्यादा देना, तो इसको रुपया में निकालोगे तो 15 9 135, कितना रुपए ज़्यादा देना पड़ेगा, 135। 3 साल में पहले कुछ 2175 हो जाती थी, अब 135 रुपया और बढ़ा दो, तो 135 जब आप बढ़ाओगे तो 2175 में 135 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 5 10 7 3 10 1 11 3 और 2310 रुपये। तो 3 साल के बाद हमें कितना रुपए और देना पड़ेगा, मिश्र धन कितना बन जाएगा, 2310 रुपये बन जाएगा। ठीक है सारी, समझ गए। पिछला वाला तरीका भी, इसका ये तरीका भी, दोनों तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 है। लिखा है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो उसी दर पर कितने वर्षों में वह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। इसको आपको एक तरीका बताए थे, एकदम सिंपल सा सरल सा तरीका बताए थे, डेली बताते हैं कि इसको आपको कैसे लगाना, सोचने की जरूरत नहीं, ज़्यादा विचार। देखो, एक तरफ लिखो वर्ष और एक तरफ लिख लो आप गुना, टाइम्स, गुना का मतलब कितने गुना होते रहेंगे। पहली लाइन कहा कि 10 वर्षों में 2 गुना, 10 वर्षों में 2 गुना, तो 10 वर्ष में कितना गुना, 2 गुना होगा। ठीक है, आ जाइएगा। फिर कहा है कि उसी दर पर कितने वर्षों में, यानी समय आपसे पूछा है, और कितना गुना होनी है, 16 गुना होना है मेरे भाई, 16 गुना होना है। तो अब आपको एक काम करना है, जो ये पहला वाला गुना है इसी के आधार के रूप में दूसरे को चेंज कर लो, यानी 16 को 2 के रूप में तोड़ लो। 2 के रूप में जब आप तोड़ोगे, ये 2 की घात कितना बनेगा, 4 बन जाएगा। 2 की घात कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, इसकी वाली घात पकड़ लो, 2 की घात क्या है, 4 है, और ये पहले वाले वर्ष से गुणा कर दो, t बराबर 10 चौके 40 वर्ष। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन सही। समझ गए, 40 वर्ष। जब इस तरह का गुना वाला कभी भी प्रश्न है तो आपको करना क्या है, पहले वाले आधार के रूप में दूसरे वाले आधार को क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। बस जैसे यहाँ 2 था तो 16 को 2 के रूप में तोड़ दिया, तो 2 की घात कितना आ गया, 4 आ गया, और 10 का गुणा 4 से 10 चौके 40 वर्ष आ गया। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। चलिएगा, आपके सामने लिखा अगला प्रश्न 14 नंबर। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य शुरू करता है और वह एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो वे कार्य को खत्म कर सकते हैं कितने दिनों में, 11 से 1/4 दिन, 11 दिन, 10 से 1/4 दिन, 10 दिन। चलिएगा, देखिए अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको काम निकाल लेना। काम कैसे निकालोगे, दिनों का क्या लेकर, एलसीएम। ए का 9 और बी का 12 दिन में पूरा कर सकते थे। इनका आप एलसीएम ले लीजिएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, 36। 9 चौके 36 और 12 तिहाई 36, और ये इनकी क्या आ गई, क्षमता आ गई। इनकी क्या आ गई, ये क्षमता आ गई। काम पता चल गया, काम हमारा कितना है, 36 है, और दोनों की क्षमता आ गई 4 और 3 की, 4 और 3 की। अब आगे प्रश्न में कहा कि वो एक कार्य शुरू करता और एकांतर क्रम में, मतलब एकांतर क्रम का मतलब है कि एक दिन ए आएगा तो दूसरे दिन बी आएगा। ठीक है, एक एक दिन छोड़कर काम करेंगे एक एक लोग। तो पहले दिन कौन शुरू करता है, ए शुरू करता है। पहले दिन ए शुरू करता है, पहला दिन आया ए के लिए, और वो कितना काम करता है, 4 काम करता है। पूरा दिन भर काम किया, 4 रोटी बनाया, चला गया। अब वो दूसरा दिन आएगा, नया सवेरा होगा, नए जोश के साथ, नया सवेरा नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, नई चीज़ों के साथ, पुराना भूल जाओ। ठीक है, अब दूसरा दिन आया, बी आएगा, वो भी क्या करेगा, एक दिन लेगा और वो 3 काम करेगा, फिर चला जाएगा।
फिर तीसरा दिन नया सवेरा आया, फिर ये आएगा, इसी तरह से चलना है। यानी कितने दिन का चक्र बन गया, 2 दिन में दोनों काम कर चुके हैं एक एक बार, यानी A प्लस बी एक एक बार काम कर चुके हैं। कितने दिन में, 2 दिन में। और काम कितना हुआ है, 7 काम हुआ है। इसी तरह से फिर अगले 2 दिन में 7 काम, इसी तरह से फिर अगले 2 दिन में काम। तो आपको कराना कितना था, 36 काम कराना था। तो अब हम क्या करते हैं, इस 7 में काम में किस संख्या से गुणा कर दें कि यहाँ 36 तक पहुँच जाए। तो अगर 7 बचे 35 और 7 6 42, ज़्यादा हो जाएगा। कितनी बार गया, 5 बार। अगर हम यहाँ 5 से गुणा कर रहे हैं, इधर भी आप 5 से क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। तो हमारा उत्तर आ गया 10 दिन में 35 काम निपट गया। यानी सब 10 दिन के अंदर 2-2 बार, एक बार सब कर चुके हैं। अब नया दिन आएगा, अगला किसका आएगा, शुरुआत जो करा होगा। शुरुआत कौन किया था, ए शुरू किया था। वो अगर 4 काम करना होता तो पूरा दिन लेता, लेकिन बचा कितना काम था, 1 काम बचा था। तो एक काम करने के लिए क्या उसे पूरा दिन लगेगा, नहीं लगेगा। कितना लगेगा, 1/4 समय लगेगा। 1/4 समय, क्योंकि समय बराबर होता है काम बटे क्षमता। तो काम बचा था हमारा 1 का, क्योंकि 35 काम हो चुका, बचा कितना है, 1 काम। और एक करेगा कौन, ए, और ए की क्षमता कितनी थी, 4। तो 1/4 समय लग गया। तो टोटल समय हो गया 10 सही 1/4 दिन, और काम हमारा कितना हो गया, 36 काम फाइनल हो गया। तो ये काम कितने दिन में दोनों मिलकर समाप्त करेंगे बारी बारी से, 10 सही 1/4 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ, 15 नंबर। चलो भाई आ जाओ, अगला प्रश्न लिखा है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में और धारा के अनुकूल समान दूरी को 3 घंटे में तय कर सकती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल। प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा, और अनुकूल का मतलब होता है समान दिशा। तो आप प्रतिकूल के लिए पढ़े हैं, आपको पढ़ाए थे कि धारा की चाल x और नाव की चाल y को आप x प्लस y और x माइनस y, धारा के विपरीत यानी x माइनस y, धारा के विपरीत, जिधर को पानी बह रहा उसके विपरीत नाव चलाते हैं तो नाव की चाल क्या होती है, कम हो जाती है। धारा के विपरीत जाना कितना है, 36 किलोमीटर, और उसको तय कितने घंटे में किए हैं, 4 घंटे में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 36 किलोमीटर की दूरी चले हैं 9 घंटे में, यानी धारा के विपरीत आ गई चाल हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत आ गई हमारी चाल कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की दिशा यानी अनुकूल में, जब जिधर को पानी बह रहा है उधर को नाव चलाएंगे तो आसानी से चलती है और स्पीड बढ़ जाती है। तो यानी x प्लस वाई, समान दूरी जाना है। कितनी दूरी, समान दूरी, यानी 36 किलोमीटर ही जाना है, और उसको कितने घंटे में तय किए हैं, 3 घंटे में। तो काट दिया तो 12×3 = 36। विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा और समान दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा था, स्थिर जल में नाव की चाल। आपको तरीका बताए थे, जब कभी भी नाव की चाल पूछेगा तो विपरीत दिशा और अनुकूल दिशा दोनों चालों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा। 4 + 12/2 बराबर 16/2 बराबर 8, कितना आ गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई स्थिर जल में नाव की चाल। स्थिर जल में नाव की चाल, समझ गए, नाव की चाल कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, आपसे धारा की चाल पूछ लेता, तो धारा की चाल पूछता तो आपको इन दोनों का ही क्या लेना पड़ता, अंतर लेना पड़ता। अंतर 12 - 4 गए तो 8 आया, 12 - 4/2। अंतर को 2 से भाग। जब नाव की चाल पूछेगा तो जोड़कर 2 से भाग, विपरीत और अनुकूल दिशा में चली गई चाल को जोड़कर 2 से भाग, और धारा की चाल पूछेगा तो दोनों चालों को अंतर लेकर 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, चलिएगा, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो आ जाओ, अगला प्रश्न है, लिखा है x + 1/x = 2। तो आप बताइएगा x की घात 1823 + 1/x की घात 1923 का मान क्या होगा। चलिएगा बताएं, इसका आंसर क्या होगा, 2 1 - 1 0। ठीक है,
अब देखो इस प्रश्न को कैसे करना, जब कभी भी एक चीज इधर कुछ भी लिखा हो, प्लस में हो, घात कुछ भी लिखी हो, छोड़ दो, अभी नहीं, पहले यहाँ देखो, यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर अगर आपको प्लस का 2 मिल जाए तो बिना सोचे उत्तर क्या मार के चले आना, 2 मार के चले आना। ध्यान देना, उत्तर तब 2 मारोगे, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। अगर माइनस होगा तो बबुआ गड़बड़ा जाओगे, माइनस होगा तो क्या आएगा, 0। ये मेथड लगता है वैल्यू पुटिंग से। आ जाओ, देखो इतनी बड़ी घात है, इसको हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम x का मान क्या रख लें कि हल करने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1/1, तो 1 से 1 में भाग किया तो 1 हुआ, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया ना। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब आप बताओ x का मान यहाँ भी 1 रख दें तो क्या आएगा, 1 की घात चाहे जितना रख दो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। तो 1 की घात 1823, 1 हो गया, 1/1 की घात 1923, 1923 का 1 ही होगा। तो जोड़ोगे 1 प्लस 1 बराबर कितना होगा, 2। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आप इसको जल्दी लगाओगे कैसे, जब यहाँ पे +2 दिया गया है और यहाँ प्लस में ही पूछा है तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे +2 दिया गया है और यहाँ उत्तर माइनस में है तो उत्तर 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिएगा, एक सीरीज लिखी है 6000, 6003, 6006, 6009 डॉट डॉट 6999 तक। इसमें पूछा है कितनी संख्याएं लिखना संभव है, यानी n की वैल्यू आपसे पूछा है कि अगर हम इस क्रम में लिखें 6999 तक तो कितनी संख्याएं लिख सकते हैं, कितनी संख्याएं लिख सकते हैं। आइएगा, ये आपका श्रृंखला एपी का समांतर श्रेणी का प्रश्न है, उससे भी लगा सकते हो, या आपको n निकालना एक तरीका और बताए थे। n निकालने का जब कभी भी वो कब लगता है, जब वो संख्याओं में अंतर समान हो, संख्याओं में अंतर समान हो तो वहां पे n निकालना होता था अंतिम टर्म यानी अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे संख्याओं का अंतर और +1 होता था कि नहीं होता था। तो अब इसी से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना लिखा गया, क्योंकि इसमें पहला टर्म भी दिया गया है और आखिरी पद भी दिया गया है, कहाँ पे संख्या समाप्त हो रही है। तो आखिरी टर्म है 6999 और पहला टर्म है 6000। तो 6999 में से 6000 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 999 बचेगा। आप घटाओगे तो सीधा कितना आ जाएगा, 999 बचेगा बटे। अब बताओ नीचे अंतर यहाँ 6000 और 6003 का अंतर 3 का, 6006 और 6003 में अंतर 3 का, यानी अंतर कितने का चल रहा है, 3 का चल रहा है और +1। इसको जरा काट दो भैया, 3 3 9 3 3 9 3 3 9 333 प्लस 1 बराबर 334 संख्याएं संभव हैं। अगर हम 6000 से 6999 तक लिखते हैं तो कितनी संख्याएं संभव हैं, 334 संख्याएं संभव हैं। ठीक है सर, समझ गए। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। चलिए सर, ये आज का आखिरी प्रश्न देखिए, लिखा है एक वर्ग की भुजा 5x - 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप जानते हो वर्ग के बारे में, आपको बता देते हैं यहीं से। वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर, चारों कोना बराबर, चारों कोण बराबर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई सब बराबर, ये इसकी लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई होती है, ये सब क्या है, बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक का जितनी माप होगी वही उतनी माप यहाँ से यहाँ तक का भी होगी। ठीक है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर, इसके चारों कोने पे बने कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसमें एक विकर्ण खींचा जाता है जिसको हम तिरछी लंबाई भी कहते हैं, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों विकर्ण भी इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। जो भी भुजा दी गई उसका आप क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। और सारी फार्मूले लिखा देते इसका परिमाप होता है। परिमाप का शाब्दिक ही अर्थ होता है कि परि का मतलब चारों ओर, माप का मतलब माप लेना, यानी इसके चारों ओर की लंबाई को जोड़कर लिख देना, वही इसका क्या होता है, परिमाप। अगर इसकी भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, चारों को जोड़ दीजिए तो क्या होता है, 4a, इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा।
क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर हो सकता है, जो भी दिया रहे, जैसी माप दिया रहेगा वैसे, और परिमाप सेंटीमीटर या मीटर में ही आएगा। ठीक है, इसके बाद इसका विकर्ण आता है, विकर्ण डायगोनल, ये इसका विकर्ण का फार्मूला होता है a√2। क्या होता है? a√2। ठीक है, a√2 होता है, a√2 होता है। तो ये तीन इसके मोस्ट हैं। अच्छा, कभी कभी विकर्ण देकर सीधे क्षेत्रफल निकाल लेता है, आपको भुजा भी नहीं निकालना तब भी, तो क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चारों फार्मूले वर्ग के लिए याद रखने हैं। और देखो, मेंसुरेशन के जो प्रश्न होते हैं सीधे फार्मूले आधारित होते हैं, फार्मूला याद होगा तो आप उसको लगा लोगे, नहीं तो नहीं। चलिए, इसकी भुजा कितनी दी गई? 5x - 2 दी गई है, और क्षेत्रफल आपसे पूछा है तो इसी 5x - 8 का क्या कर दीजिए? होल स्क्वायर कर दो। अब ये आपको आना चाहिए, a - b का होल स्क्वायर के फार्मूले पे बनेगा, तो इसको करोगे आप 5x का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा कि नहीं? a - b का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और माइनस 2 × 5x × 8। चलो भाई, 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25x स्क्वायर, और 8 का 64 हो गया, माइनस 8 × 5 = 40 × 80x। अब ये बताओ किस ऑप्शन में है? ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही होगा। चलो, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, क्योंकि इसको पहले लिख दिया, उसको बाद में लिख दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो साथियों, ये थी आज की आपकी यहाँ तक की क्लास नंबर 3। अगली क्लास आपको कल मिलेगी। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।